हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएसपीसी सिंप्लीफाइड। तो ये है मेरा कंटिन्यूएशन सीरीज का, जिसमें मैं घटना चक्र पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मैंने ऑलरेडी फिजिक्स में 4 या 5 चैप्टर कंप्लीट कर रखा है और जो सीरीज चल रही है वो उसी तरीके से चलेगी जैसा मैं हमेशा चलाते आ रहा हूँ। आप लोग अगर अगर ये वीडियो आपके लिए नहीं है तो आप प्लीज़ जाके पहले वीडियोस को भी देख सकते हो, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो। ये ऑप्टिक्स टॉपिक जो है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्ज़ाम दोगे इंडिया में, कोई भी एग्ज़ाम जहाँ पे जनरल साइंस पार्ट है ना, वहाँ पे ऑप्टिक्स आपको देखने को मिलेगा। मिनिमम 3 to 4 क्वेश्चन उस क्वेश्चन पेपर में ज़रूर से ज़रूर होगा। और ऑप्टिक्स जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम लोग उसी ढंग से पढ़ेंगे। थोड़ा सा इसका थ्योरी पहले जान लेंगे, ठीक है, ताकि हमें रिवीजन करने में आसान रहे। उसके बाद हम इसकी एमसीक्यू को जानेंगे। ये जो बुक मैं यूज़ कर रहा हूँ वो घटना चक्र है, ठीक है। और स्टार्ट करते हैं। तो समझते हैं पहले, लाइट जो है ना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहने का मतलब ये होता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है ना, उसके अंदर इसकी वेवलेंथ फॉल करती है, ठीक है। अब आपको डिफरेंट वेवलेंथ्स के बारे में पता होना चाहिए। नहीं पता है तो मैं फिर भी बता देता हूँ वेवलेंथ होता क्या है, ठीक है। पहले हम थोड़ा सा वेवलेंथ को जान लेते हैं ताकि आपको आसान रहे आगे कंटिन्यू करने में, क्योंकि ये ऑप्टिक्स टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं इसमें कुछ भी चीज़ छोड़ना नहीं चाहता हूँ। तो ये एक साइन वेव है, मान लो, मानना नहीं है, साइन वेव है, ठीक है। तो ये इसकी पीक हो गई, पॉजिटिव पीक, ये हो गई इसकी नेगेटिव पीक, ठीक है। ये हुई पॉजिटिव पीक, तो ये क्या हो गई, इसकी एक साइकिल हो गई। मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव पीक के साथ एक साइकिल उसने कंप्लीट की। इस अपर पीक को कहते हैं हम लोग क्रेस्ट, और लोअर पीक को कहते हैं ट्रफ, ठीक है। तो समझ गए। अब हम लोग वेवलेंथ कहते हैं ना कि एक अपर पीक से लेके दूसरे अपर पीक के डिस्टेंस को हम लोग वेवलेंथ कहते हैं। इसको हम लोग डिनोट करते हैं लैम्डा से, ठीक है। तो ये वेवलेंथ है। किसी भी और कोई भी रेडिएशन होता है ना, उसका वेवलेंथ हम लोग देखते हैं। क्यों वेवलेंथ देखते हैं? तो आखिर उसकी कोई तो कैपेबिलिटी होगी, कोई तो कैपेसिटी होगी, तो उसको उस वेवलेंथ के अकॉर्डिंग हम मेजर करते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम लोग बात कर रहे हैं ऑप्टिक्स की, तो हम वैसे वेवलेंथ्स की बात करेंगे जो हमें खुले आंख से दिखे, ठीक है। वैसे वेवलेंथ की बात करेंगे जो विजिबल हो, जो हमें दिखते हो, ठीक है। तो हम जानते हैं लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है? जिसकी वेलोसिटी c होती है। c क्या होती है? स्पीड ऑफ लाइट। ये होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विद इन अ सर्टेन पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इट लाइज बिटवीन द इंफ्रारेड विथ लॉन्गर वेवलेंथ एंड द अल्ट्रा वेव विद द शॉर्टर वेवलेंथ। तो हम लोग समझते हैं ऑप्टिकल वेव जो विजिबल रेज होता है ना, वो किसके किसके बीच लाई करता है? तो वो लाई करता है आपको इंफ्रारेड के एंड अल्ट्रा वायलेट यूवी रेज के, ठीक है। विबग्योर तो आप लोगों ने सुन रखा होगा, ठीक है। वो विजिबल रेज होता है। वो जो वेवलेंथ होता है ना विबग्योर, वो विजिबल रेंज का वेवलेंथ है। अब इसके वेवलेंथ कहाँ से कहाँ लाई करती है? तो ये क्वेश्चन बहुत कंटिन्यू पूछता है, कहाँ से कहाँ लाई करती है? तो 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम तक, दैट इज 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम तक इसकी वेवलेंथ होती है। अब हम लोग समझते हैं एंगस्ट्रम क्या होता है। एंगस्ट्रम कहने का मतलब हुआ 1 एंगस्ट्रम इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर। ये हुआ आपको एंगस्ट्रम। तो काफ़ी छोटी यूनिट है। क्यों छोटी यूनिट है? क्योंकि हम लोग स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं, रेडिएशंस की बात कर रहे हैं, तो उसकी वेवलेंथ बहुत कम होगी, ठीक है। अब इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो 3900 × 10⁻⁻10 करेंगे तो 39 × 10⁸ हो जाएगा। इसको अप्रॉक्स 4 मान लेते हैं, 40 के अप्रॉक्स मान लेते हैं, 7800 को 7 मान लिए हैं। ये अप्रॉक्स है। एग्जाम में जरूरी नहीं कि 3900 से लेके 7800 रहे, हो सकता है 40 से लेके 8000 दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। आसपास का रेंज को हम लोग स्पेक्ट्रम मान सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये विजुअल रेंज की स्पेक्ट्रम थी। ये तो आपको याद रखना ही रखना है, क्योंकि ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कि विजुअल रेंज की वेवलेंथ क्या होती है, किस रेंज में फॉल करती है विजुअल रेंज की वेवलेंथ, ठीक है। अब कहते हैं इट इज़ इनविजिबल इन इटसेल्फ बट इट हेल्प्स इन विजिबिलिटी ऑफ मैटर। अब देखिए, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। आप मान लो कहीं गए घूमने के लिए, तो एक कपड़ा रखा है ब्लैक कलर का, ठीक है। तो आपने मान लो ब्लैक छोड़ो, पहले रेड कलर का एक कपड़ा रखा है। ये सियान कलर जो मैं यूज कर रहा हूँ, वही उसी कलर का कपड़ा रख रखा है। तो आपको पता है वो क्या? तो आप कहोगे देखो ये कलर ऑफ दिस क्लॉथ इज सियान, या फिर ब्लू, या येलो, या रेड। तो मैं जानता हूं, अगर मैं मुझे ऑप्टिक्स पता है तो मैं कहूँगा नहीं, इस कपड़े ने क्या किया है, इस कपड़े ने सारे के सारे कलर को एब्जॉर्ब कर लिया है। बट ये सियान कलर इसको एक्सेप्ट नहीं है, तो ये सियान को रेडिएट कर रहा है।
बाहर की तरफ फेंक रहा है, मतलब ये सियान कलर के वेवलेंथ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, इसलिए तुम्हें ये सियान दिख रहा है। तो एक्चुअल में इस कपड़े का कलर सियान नहीं है, लेकिन ये तुम्हें सियान दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो है ये इस कलर को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ये इसको रिजेक्ट कर दे रहा है। तो यही होता है कलर। कलर ऑफ द लीव्स ग्रीन है, हाँ ग्रीन है, क्योंकि वो सारी कलर को एब्जॉर्ब कर ले रहा है, बट ग्रीन को वो रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, इसलिए वो ग्रीन है। ठीक है, तो ये बेसिक है साइंस का। अब एक चीज़ समझते हैं, जो भी लाइट होता है ना, हाँ, अब एक चीज़ समझते हैं कि जो लाइट होता है ना वो स्ट्रेट लाइन फॉलो करता है, वो स्ट्रेट लाइन में फॉलो करेगा, ठीक है, ट्रैवल करेगा। ये सारी चीज़ें डायरेक्ट वन लाइनर पॉइंट्स हैं, एमसीक्यू हैं, जहाँ भी कंसेप्चुअल होगा मैं एक्सप्लेन तुरंत कर दूंगा, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। लाइट जो है ना वो वैक्यूम के थ्रू भी ट्रैवल कर सकती है। वैक्यूम कहने का मतलब हुआ क्या, उसमें कोई भी मटेरियल मीडियम नहीं है, इवन उसमें एयर भी नहीं है, इवन उसमें पार्टिकल्स भी नहीं है, तो वो मटेरियल मीडियम कोई नहीं। अब देखिए लाइट वेव जो होता है वो विदाउट मटेरियल मीडियम पास कर जाएगी, ट्रैवल कर लेगी, बट साउंड वेव को एक मटेरियल मीडियम चाहिए प्रोपगेट करने के लिए। ऐसा क्यों है? तभी तो कहते हैं कि साउंड को, ये जैसे स्टील हो गया, उसमें साउंड की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, वैक्यूम में चले जाओगे तो सुनाई नहीं देगी, इसलिए एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं इंस्ट्रूमेंट डिवाइस लगा के, ठीक है। तो साउंड वेव जो होती है वो उसको एक मटेरियल मीडियम चाहिए फॉर इट्स प्रोपगेशन, बट लाइट वेव में ऐसी कोई मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए उसके प्रोपगेशन के लिए, ठीक है। अब एक चीज़ और, एक क्वेश्चन और बार बार पूछेगा आपको कि लाइट हैज़ डुअल नेचर। लाइट का डुअल नेचर होता है, एक होता है पार्टिकल नेचर, एक होता है वेव नेचर। अब दोनों नेचर को समझ लेते हैं। लाइट जो होता है ना वो पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, ठीक है, और वेव क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये वेव की तरह बिहेव करता है, ठीक है, समझ में आया? तो सिंपल सा दो है, लाइट का डुअल नेचर है, ये कीवर्ड है, आपको याद रखना है, आपको ध्यान रखना होगा। लाइट हैज़ डुअल नेचर। डुअल नेचर कहने का मतलब क्या हुआ कि या एक तो पार्टिकल नेचर शो करता है, एक वेव नेचर शो करता है। पार्टिकल नेचर का मतलब क्या हुआ कि वो डिफरेंट जैसे कोई लाइट प्रोपगेट हो रहा है तो पार्टिकल की तरह प्रोपगेट हो रहा है इस तरीके से, ठीक है। वेव मतलब वो ऑसिलेट करते जा रहा है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ किसी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट मीडियम में, ठीक है। तो आपको वैक्यूम याद रखना है। वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वाटर में, अब देखो वाटर में क्या हो गया? 2.25 × 10⁸। आप इस सारे को देखो, मैं आपको कुछ ऑब्जर्वेशंस बताऊंगा। ग्लास में देखो इसकी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड है। डायमंड में 1.24 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब आपको कुछ देख के पता चल रहा है क्या? कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि देखो जब उसको हम वैक्यूम में ले गए थे जहाँ कोई मटेरियल मीडियम नहीं था तो उसकी स्पीड थी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब हम उसको ग्लास में ले जा रहे हैं तो ग्लास में उसकी स्पीड है 2.25, तो देखो 3 से घटी, ठीक है। अब हम उसको ले जा रहे हैं ग्लास में और डेंसर मीडियम में। मीडियम मेरा धीरे धीरे डेंस होते जा रहा है, मतलब मीडियम में मॉलिक्यूल्स जो हैं वो नज़दीक आते जा रहे हैं। जब मीडियम के मॉलिक्यूल्स नज़दीक आते जाएंगे ना तो वेलोसिटी ऑफ जो स्पीड ऑफ लाइट है ना वो घटते जा रहा है। देखते चलो, डायमंड क्या होता है और उसकी जो क्लोज पैकिंग्स होती है वो और ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है तो उसकी और स्पीड घटते जा रही है। तो देखिए आप ये ऑब्जर्वेशन आपको ख्याल रखना है कि जैसे जैसे मेरी डेंसिटी बढ़ रही है ना वो मटेरियल की या मीडियम की, तो मेरी स्पीड ऑफ लाइट घट रही है। इसको एक टर्म से हम वो करेंगे, डिफाइन करेंगे, इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, ठीक है। ये रिलेटिव कंसेप्ट है, हम आगे इसको समझते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अबव चार्ट क्या शो कर रहा है? लाइट स्पीड डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। अब देखिए सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कहाँ पे है? तो याद रखना है, आपको ध्यान रखना है कि मैक्सिमम जो होता है वो लाइट की स्पीड वैक्यूम में होती है, इस बात का ख्याल रखना है आपको, ठीक है। अब जो मैंने आपको बताया ये कंसेप्ट कि डिफरेंट मीडियम में उसकी डिफरेंट वेलोसिटी है और जैसे जैसे मटेरियल मीडियम डेंसर हो रही है वैसे वैसे स्पीड ऑफ लाइट घटती जा रही है। तो इसको मैं आपको एक कंसेप्ट से एक्सप्लेन करूँगा, उसको कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। स्टार्ट करते हैं फिर। अब हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में जानते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताएगा कि किसी एक मीडियम में वेलोसिटी ऑफ और स्पीड ऑफ लाइट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वो मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है, ठीक है। तो जब भी हम डेंसर मीडियम में जाते हैं ना तो स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वो कम हो जाता है। तो हम इसको डायरेक्टली डेंसर मीडियम नहीं कहेंगे, हम उसको कहेंगे कि उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई है। तो इफ एनी मीडियम विद हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स द स्पीड ऑफ लाइट विल बी लेस। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज म्यू एंड लाइट स्पीड इज यू एंड सी। देखो इतना प्रॉपर वे में जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ।
पहले समझ लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, ठीक है। ये होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को सी कहते हैं, इसकी वैल्यू नॉर्मली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, इन एनी मीडियम, ठीक है। अब एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ, तो यहाँ से आप एक रिलेशन निकाल सकते हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। अब हम एक बात कहते हैं, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज़्यादा है तो ये क्या सिंबलाइज करता है, ये कहता है कि स्पीड ऑफ लाइट जो होगा उस मीडियम में घट जाएगा, सीधी सी बात है। तो यही प्रॉपर एक्सप्रेशन है जिसको हमको ध्यान रखना है, क्योंकि यही एग्जाम में पूछता है कि अगर म्यू की वैल्यू ज़्यादा होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा होती है, तो उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट घट जाती है, जैसे डायमंड, ठीक है। यही पढ़ा है। अब कुछ चीज़ों का हम जान लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू, जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या होता है, 1.33। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास की बात करेंगे तो 1.50, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ग्रीक लेटर म्यू से। अब कह रहा है सिंस द लाइट स्पीड इज मैक्सिमम इन वैक्यूम सो द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज ऑलवेज मोर देन 1 इन रिलेशन ऑफ वैक्यूम, ठीक है। अब देखिए हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू की बात कर लेते हैं इन केस ऑफ वैक्यूम। तो क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। दैट मीडियम मतलब यहाँ हम वैक्यूम की ही बात कर रहे हैं, तो सी ही हो जाएगी स्पीड ऑफ लाइट, ये कट किया गया 1, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हो जाएगी 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हो जाएगी 1 इन केस ऑफ, अगर हम बात करें तो वैक्यूम की बात कर रहे हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होगी। अब किसी भी मीडियम में चले जाओ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू म्यू जो है वो क्या होगी, ज़्यादा ही होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। क्यों? क्योंकि हम वैक्यूम में जो होती है वो सबसे तेज होती है स्पीड ऑफ लाइट। तो बस यही बात है कि सारी की सारी मीडियम ग्रेटर देन 1 होगी म्यू की वैल्यू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहीं कहीं पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग ऑप्टिकल डेंसिटी भी कहते हैं, ठीक है। अब कह रहा है मिनिमम द स्पीड ऑफ लाइट इन मटेरियल, मैक्सिमम विल बी इट्स ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी को ही हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो ये था और सारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कंसेप्ट। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बेसिक कंसेप्ट है रिफ्लेक्शन जो बचपन से सुने आ रहा है, बट फिर भी हम देख लेते हैं, ठीक है। इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में कर दूंगा। फर्स्ट पार्ट में मैं पूरे इसके थ्योरी और कंसेप्ट पार्ट को डाल देता हूँ, और दूसरे पार्ट में मैं इसके सारे एमसीक्यू करा दूंगा, लगभग 150 एमसीक्यू की अप्रॉक्स है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग जान रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये क्या कहता है, लाइट रे जो होता है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है जब मीडियम होमोजीनस हो। होमोजीनस मीडियम होने का मतलब क्या हुआ कि एक मीडियम जो सेम टाइप के मटेरियल से बना हुआ है, जैसे एयर मीडियम हो गया, ठीक है। जैसे कोई भी एक मीडियम जो एक तरीके के मटेरियल से बना हुआ है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। कहता है व्हेन द लाइट रेज इंटर फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर, हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि जब लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करती है, ठीक है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में इंटर करती है, तो वो डेविएट करेगी किससे, तो अपने एक्चुअल पाथ से। इसी को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। मतलब जब हमारी लाइट जो है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में मूव करेगी, तो एक डेविएशन देखा जाएगा लाइट के एक्चुअल पाथ में। जिस तरीके से लाइट आ रही थी उस पाथ से उसके एक्चुअल पाथ में एक डेविएशन देखा जाएगा। जैसे मान लीजिए ये एक मीडियम है, मीडियम 1, यहाँ मान लेते हैं हम एयर है, ठीक है। मीडियम 2 की बात कर लेते हैं हम, ठीक है। मीडियम 2 मान लेते हैं वाटर है। अब मेरा रे ऐसे आ रहा था, मान लो, ठीक है, आ रहा था ऐसे। हालांकि इसे जाना कैसे चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, सेम स्ट्रेट लाइन पे। लेकिन ऐसा हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि अरे कैसे होगा, एयर जो है वो कम, एयर जो है वो लेस डेंसर है वाटर से, वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है, वाटर में म्यू की वैल्यू बढ़ जाएगी, म्यू की वैल्यू बढ़ जाएगी तो स्पीड कम हो जानी चाहिए। तो एक्चुअल जो लाइट होगी वो मेरी बेंड कर जाएगी। कैसे बेंड करेगी उसको मैं विजिबिलिटी के लिए कलर चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा बताता हूँ। तो कैसे बेंड कर जाएगी, लाइट को एक्चुअली ऐसे जानी थी, बट अब लाइट कैसे जाएगी, हल्की सी बेंड कर जाएगी, ऐसे जाएगी, मतलब डेविएट कर गई इस एक एंगल से। ये मान लो थीटा एंगल है, इससे डेविएट कर गई। तो यही डेविएशन जो होगा ना, ये किस वजह से हुआ है, क्योंकि एयर जो है, क्योंकि लाइट जो है वो एयर मीडियम से अब आ रही है वाटर मीडियम में, ठीक है। वाटर मीडियम में मूव की तो डेविएशन आ गई, डेविएशन आई, उसी डेविएशन को हम रिफ्रैक्शन कह रहे हैं।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। होप आपको ये समझ में आ गया होगा और इजी है, कुछ है नहीं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब देखो जो लाइट जो आ रही है ना पहले से, उसको इंसिडेंट रेज कहेंगे। ठीक है, जो लाइट अपनी पाथ से डेविएट हुई उसको रिफ्रैक्टेड रे कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। क्या कह रहा है? द लाइट रेज पासिंग फ्रॉम वन मीडियम इज कॉल्ड इंसिडेंट रेज, जो इंसिडेंट आई है। लाइट रेज विच इंटर्स इनटू नेक्स्ट मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव रेज, जो सेकंड वाली रेज है ये वाली, उसको रिफ्रैक्टिव रेज कहेंगे। अब देखिए, इंसिडेंट पॉइंट इज द पॉइंट एट विच लाइट रे इंटर्स इन एन ऑप्टिकल सिस्टम। बिल्कुल, ये जो पॉइंट थी यहाँ पे इस पॉइंट को इंसिडेंट पॉइंट कहेंगे। ठीक है, अब देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? इज द एंगल बिटवीन अ रे इंसिडेंट ऑन अ सरफेस एंड द लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इसमें देखिए ज़्यादा कुछ है नहीं, मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो लाइन ये हुई एंगल ऑफ इंसिडेंस हुई थीटा आई, ये हुई एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो ये जो नॉर्मल के साथ जो बनाई ना उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहेंगे, ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को देख लीजिए। इट इज एंगल बिटवीन द नॉर्मल लाइन एंड रिफ्रैक्टिव रे ऑफ द सरफेस। तो ये थीटा थी जो डेविएशन हुई, ये जो एंगल होगी ना नॉर्मल के साथ, इसी को कहेंगे थीटा आर। यही तो होगी रिफ्रैक्टिव एंगल। हालांकि इतना ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है ये बहुत ईजी लैंग्वेज है। अब देखिए हम यहाँ समझा देते हैं आपको, जो मैंने बनाया वही। ये रे थी मेरी इंसिडेंट रे, ये मेरी इंसिडेंट रे थी, ये नॉर्मल लाइन है, एक नॉर्मल पॉइंट हो गई है। ठीक है, ये रेज जो हुई वो रिफ्लेक्ट करके आ गई। ठीक है, एक्चुअली मेरे रेज को कहीं और से जाना था बट रिफ्लेक्ट करके इधर से आ गई। एक्चुअल इसका ये डायरेक्शन होना चाहिए था नेचुरल वे में, अगर ये मीडियम चेंज नहीं करती तो, बट अब ये आ गई तो ये हो गई एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये हो गई एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ये बेंड हुई है नॉर्मल की तरफ, मतलब क्या हो रहा है कि ये जो मीडियम थी वो लो डेंसिटी मीडियम थी, डेंसिटी इसकी लो थी और इसकी डेंसिटी हाई थी, तभी ये बेंड हुई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ये था रिफ्रैक्शन सारा का सारा। अब हम लोग रिफ्रैक्शन प्रिज्म में देख लेते हैं। अब हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन प्रिज्म देख लेते हैं। ठीक है, प्रिज्म कुछ नहीं होता है, एक होमोजेनस ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। एक ऐसा मीडियम जो होमोजेनस है, दैट इज के सेम मटेरियल मीडियम से बना है बट वो ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। ठीक है, और सराउंडेड होता है प्लेन सरफेस से एक्यूट एंगल में। एक्यूट एंगल कहने का मतलब होता है वैसा एंगल जो लेस देन 90 डिग्री से बना हो। तो देख लो आप, ये एंगल जो है या ये एंगल लेस देन 90 है ना, मेरे को तो अगर इक्विलेटरल कह दो 60 डिग्री पे है तो भी वो प्रिज्म फॉर्म कर लेगा। ठीक है, अब हम लोग मूव करते हैं तो देखो ए बी जो लाइट है ना वो इंसिडेंट लाइट फॉल किया है, बी सी जो है वो रिफ्लेक्टेड एंगल है, सी डी जो है मेरा फिर से वो सेम मीडियम में चला जा रहा है, तो रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो इसी को प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म कुछ नहीं है, एक तरह का ट्रांसपेरेंट मीडियम है जो सराउंडेड है प्लेन सरफेस से, और एक कंडीशन है कि उसके एंगल को हमेशा एक्यूट एंगल रखना है। एक्यूट मतलब लेस देन 90 रखना है। ठीक है, और हमेशा नॉर्मली ये ग्लास से बना होता है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं। और ये जो हुआ ना ए बी सी और डी, इसी को कहते हैं ए बी सी डी इज द पाथ ऑफ प्रिज्म। अगर पाथ ऑफ प्रिज्म पूछते तो यही बताना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट के बारे में। डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है? पहले इतना समझते हैं कि लाइट जो होता है ना, लाइट ऑफ द सन का जो लाइट होता है वो मिक्सचर होता है 7 कलर का, 7 डिफरेंट कलर्स का। उस 7 डिफरेंट कलर्स को कहते हैं हम लोग विबग्योर। विबग्योर याद करने का तरीका है, विबग्योर से याद करोगे तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड याद रखना है हमको। ठीक है, इस चीज़ को याद रखने की ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये पूछता है एग्जाम में। ठीक है, तो ये है आपको विजिबल रेज जिसको हम लोग विबग्योर से नोटेट करते हैं, और ये सारा है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछता है हम लोग आगे देखते हैं। तो ये जो स्पेक्ट्रम है ना, इसी को विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम कहते हैं। और द स्पेक्ट्रम, द सेपरेशन ऑफ, अब जैसे मान लीजिए जो ये एक कलर गया, ये सनलाइट का कलर है मान लो, इसको हम लोग प्रिज्म में डालें। ठीक है, तो ये जो सनलाइट होता है ना, हम लोगों ने पढ़ा ना कि सनलाइट का कलर जो होता है वो डिफरेंट 7 कलर के मिक्सचर से बना होता है। ठीक है, तो ये जब प्रिज्म में गया ना तो बाहर निकला ना तो 7 कलर से निकला, 3 4 5 6 7, तो ये अपने सातों कॉम्पोनेंट में टूट गया। तो सनलाइट इज अ मिक्सचर ऑफ 7 डिफरेंट कॉम्पोनेंट ऑफ कलर्स, दैट इज विबग्योर। विबग्योर स्टैंड्स फॉर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो जब हम इसको प्रिज्म से गुजारेंगे तो सातों के सातों डिफरेंट कलर में टूट जाएगा। ठीक है, तो इसी को कहते हैं डिस्पर्सन।
मतलब क्या हुआ, ये डिस्पर्स कर गया अपने एक्चुअल फॉर्म में, ठीक है। तो सेपरेशन ऑफ विजिबल लाइट इनटू इट्स डिफरेंट कलर इज नोन एज डिस्पर्सन, ठीक है। इन स्पेक्ट्रम वायलेट कलर इज एट द लोएस्ट पोजीशन एंड द रेड कलर इज एट द अपर पोजीशन। देखिए हम इसके बारे में समझते हैं। इसका मतलब ये होता है कि वायलेट रे जो होता है ना वो मैक्सिमम डिस्पर्स किया है, एंड रेड लाइट जो होता है वो मिनिमम डिस्पर्स किया है, ठीक है। आगे चलते हैं। स्पीड ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट आर सेम। अब ये जो बता रहे हैं कि वायलेट रेज डिस्पर्स मैक्सिमम एंड द डिस्पर्सन ऑफ रेड लाइट इज मिनिमम, ये समझते हैं कैसे। तो खाली स्पेस देख लेते हैं, खाली स्पेस कहाँ पे, हाँ देखिए, ये मान लो एक प्रिज्म है, अरे यहाँ तो दे रखा है, चलो देखते हैं। ये व्हाइट लाइट है, लीस्ट डेविएशन देखिए, विबग्योर इस तरीके से आएगा, VIBZ विबग्योर इस तरीके से आएगा। तो जो रेड है एक्चुअल में इसको ऐसे जाना था, तो उसका सबसे लिस्ट डिस्पर्सन है रेड का। क्यों है, देखिए समझते हैं। रेड जो होता है ना उसकी वेवलेंथ जो होती है ना वो सबसे ज़्यादा होती है। जब आप इस पे विजुअल स्पेक्ट्रम रेंज को पढ़िएगा तो विबग्योर में रेड की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है। हम लोग क्या जानते हैं, एनर्जी ऑफ किसी भी वेव का, किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, तो हो जाएगा आपको hc/λ। तो एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है लेमडा के। तो लेमडा सबसे ज़्यादा किसका है, तो रेड का है, सबसे ज़्यादा लेमडा रेड का होता है। तो एनर्जी सबसे कम होगा, एनर्जी सबसे कम होगा तो वो सबसे कम दूर चल के जाएगा, तो वो कम डिस्पर्स होगा। ये बेसिक है, समझना जरूरी है। आपको अगर समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ तो रिपीट करके सुन लीजिए, और नहीं आए तो आपको इतना ध्यान रखना है कि रेड कलर जो है वो सबसे कम डिस्पर्स होता है, वायलेट कलर जो होता है वो सबसे ज़्यादा डिस्पर्स होता है, ये वायलेट कलर। ठीक है, यही था बेसिक। आगे बढ़ते हैं। एक होता है क्रिटिकल एंगल, जिसको कहते हैं, जो एक कंसेप्ट होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, ठीक है। तो समझते हैं। एक चीज़ शायद छूट गया था ऊपर में, रिफ्रैक्टिव जो रिफ्रैक्शन होता है उसका कुछ एग्जाम्पल्स छूट गया था। तो वो उसका एग्जाम्पल्स है, जैसे मान लीजिए आप एक डंडे को पानी की, एक बाल्टी में पानी भर लीजिए और डंडे को डुबाइए, तो आपको वो डंडा थोड़ा सा तिरछा दिखेगा। तो ये भी एक एग्जांपल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिनोमेना का। एक कॉइन को आप बचपन में देखते होंगे, एक बकेट होता था, उसमें कॉइन एक छोटा सा पॉट डाल देते थे और कॉइन डालने का काम करते थे इस बकेट में पानी भर के। तो ये क्या होता था, कॉइन डालने के चक्कर में इधर उधर चला जाता था। ये भी एक डिस्पर्सन का फिनोमेना है। और ट्विंकलिंग ऑफ स्टार जो है ना वो भी रिफ्रैक्टिव का फॉर्मूला है। सॉरी, डिस्पर्सन मैंने बोल दिया, बट याद रखना है रिफ्रैक्टिव की बात कर रहा हूँ मैं। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार भी रिफ्रैक्टिव है, ठीक है, रिफ्रैक्शन है। कैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार रिफ्रैक्शन है, तो हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में एक कंसेप्ट है क्रिटिकल एंगल का, उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। क्रिटिकल एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं थीटा सी से। ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बियॉन्ड विच द रेज ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ डेंसर मीडियम टू सरफेस टू ऑफ ए लेस डेंस मीडियम आर नो लॉन्गर रिफ्लेक्टेड। देखिए क्या होता है। जैसे मान लो एक मीडियम है, ठीक है, इस मीडियम से लाइट जा रहा है, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, ठीक है, और ये इसकी नॉर्मल लाइन है और ये यहाँ से रिफ्रैक्ट होके जा रहा है, ठीक है। एंगल है θ1, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा एंगल चेंज करते हैं, θ2 पे डालते हैं, ठीक है, थोड़ा सा और रिफ्रैक्ट होगा और एंगल चेंज होगा। एक समय ऐसा आएगा कि इस एंगल को जो θ1 θ2 है उसको हम बढ़ाते बढ़ाते θc पे ले गए, इसको कहते हैं क्रिटिकल एंगल। तो उस एंगल में क्या होगा ना, उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में ये होगा कि मैंने वेव तो भेजा लेकिन वो सेम मीडियम में ही रह गया, वो रिफ्रैक्ट किया ही नहीं। उसी जिस एंगल पे वो रिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं हो पा रहा है उसको कहते हैं θc। अब कोई भी एंगल है थीटा, वो ग्रेटर देन θc होगा ना, तो वो वेव रिफ्लेक्ट हो जाएगी सेम मीडियम में, ठीक है, समझ रहे हो आप। तो क्रिटिकल एंगल वो एंगल है जो बताता है कि इस एंगल से अगर ज़्यादा एंगल है तो सेम मीडियम में आपकी वेव रिटर्न हो जाएगी, और अगर उससे कम है तो वो दूसरे मीडियम में रिफ्रैक्ट हो जाएगी। तो यही डिफरेंस है, क्रिटिकल एंगल का कंसेप्ट है, ठीक है। अब कुछ इसमें फैक्चुअल फिगर्स हैं, जैसे अब मान लीजिए, इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। अब मान लीजिए कि ग्लास और एयर का मीडियम है, तो उसकी क्रिटिकल एंगल की वैल्यू है नियरली 42 डिग्री। और अगर वाटर एयर, जैसे मीडियम 1 वाटर हो गया और दूसरा एयर हो गया, तो इस केस में 48.6 डिग्री उसकी
क्रिटिकल एंगल है, क्रिटिकल एंगल, ठीक है। और जो कंप्लीट वेव रिटर्न हो जा रही है ना, उसी को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब वेव खुद में खुद रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। अब इसी को पढ़ लेते हैं, एक बार अच्छे समझ लेते हैं। कह रहा है द कंप्लीट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रे रीचिंग ऑन इंटरफेस विथ अ लेस डेंस मीडियम व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एक्सीड्स द क्रिटिकल एंगल नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सीधी सी बात है, थीटा ग्रेटर देन थीटा सी हो गया तो वही जो एंगल होगी वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी सेम मीडियम में, इसी को कहते हैं हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो मैंने बता दिया आपको पहले ही। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए टीआईआर पे बहुत ज़्यादा पूछता है। टी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे एक ऑप्टिकल फाइबर कंसेप्ट है। ऑप्टिकल फाइबर जो कि यूज़ करते हैं हम लोग डिफरेंट ब्रॉडकास्टिंग के लिए, इंटरनेट फैसिलिटी के लिए, वहाँ पे टीआईआर का यूज़ करते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। मिराज फॉर्मेशन जो होता है, मिराज फॉर्मेशन, ये भी एक रिजल्ट है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। मिराज क्या होता है, जैसे आप मान लो कि किसी भी एरिया में घूम रहे हो जहाँ पे सैंडी एरिया है, जैसे मान लो सहारा डिजर्ट हो गया, डिजर्ट पे घूम रहे हो, तो आप जैसे दूर से चलते आ रहोगे ना, तो आपको दूर से एक ऑप्टिकल इल्यूजन फील होता है। ऑप्टिकल इल्यूजन क्या होता है कि आपको दूर से देख के लगेगा कि वहाँ पे पानी है, चलो थोड़े और चल लेते हैं तो पानी मिल जाएगी हमें, बट जब आप वहाँ पहुँचोगे ना तो वो पानी शिफ्ट होकर कुछ और दूर पे चली जाएगी। तो यही होता है मिराज फॉर्मेशन, एक तरीके का आपको धोखा होगा, ठीक है। ये भी एक रीज़न होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। ऑप्टिकल फाइबर मैंने बताया। इंडोस्कोप, जैसे मान लो आपको पेट में अल्सर हो गया तो आपके पेट के अंदर के माइक्रोस्कोपिक व्यू को देखने के लिए, उसके व्यू को देखने के लिए एक पाइप इंसर्ट करते हैं माउथ से, तो याद कीजिए वो उसको इंडोस्कोप कहते हैं। और ये भी जो होता है वो इसी प्रिंसिपल बेस्ड है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग रिफ्लेक्शन के बारे में जान लेते हैं। तो अब रिफ्लेक्शन को समझ लेते हैं। रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि कोई भी एक लाइट जब फॉल करता है एक सरफेस पे, तो वो या तो एब्जॉर्ब हो जाएगा, या तो वो जो सरफेस होगा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, या उसको ट्रांसमिट कर देगा, या रिफ्लेक्ट बैक कर देगा। तो रिफ्लेक्ट बैक का जो कंसेप्ट है ना, उसको रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। और ये कहाँ से रिफ्लेक्ट होता है, किस किस चीज़ों पर रिफ्लेक्ट होगा, तो वैसे चीज़ों पे जो पॉलिश्ड होते हैं, शाइनी सरफेस होते हैं, वो ज़्यादा रिफ्लेक्शन करते हैं, ठीक है। रफ सरफेस होता है वो एज कम्पेयर टू शाइनी एंड पॉलिश सरफेस कम रिफ्लेक्शन करता है, ठीक है। अब अगर हम बेस्ट रिफ्लेक्टर की बात करें तो सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ द लाइट। तो याद रखना, कोई भी एक मिरर होता है ना, कोई भी एक मिरर होता है तो उसमें हम लोग रिफ्लेक्टर सिल्वर की यूज़ करते हैं, ठीक है, ठीक है। अब चलिए मिरर की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा मिरर को समझ लेते हैं। मिरर क्या होता है, मिरर एक स्मूथ लेकिन वेल पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, उसी को मिरर कहते हैं। अब आगे पढ़ लेते हैं, कॉन्केव कॉन्वेक्स जान लेते हैं थोड़ा थोड़ा, क्योंकि जनरल साइंस पढ़ रहे हैं तो थोड़ा जानना जरूरी है। अब मिरर्स का दो टाइप होता है, एक प्लेन मिरर होता है, एक स्फेरिकल मिरर होता है। स्फेरिकल मिरर दो तरीके का होता है, कॉन्केव और कॉन्वेक्स, वो आगे देख लेंगे। प्लेन मिरर में कुछ कंसेप्ट बनता है, क्या क्या कॉन्सेप्ट बनता है वो देखते हैं। जैसे प्लेन मिरर अगर मान लो कितने हाइट का लेंगे, अगर आपका हाइट h है तो कितने हाइट का प्लेन मिरर लेना होगा जिससे आपकी बॉडी फुल की फुल दिखे। या फिर आप अगर v वेलोसिटी से दौड़ते हुए मिरर की तरफ आ रहे हो तो मिरर की तरफ से जो आपकी इमेज होगी वो किस तरीके से, वो कितने वेलोसिटी से दौड़ेगी। या फिर एक मिरर को दूसरे मिरर से कितने एंगल से लगाएंगे जो इमेज कितना बनेगा। ये कुछ कंसेप्ट हैं जो एग्जाम में पूछते हैं, वो हम लोग अभी देख लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है प्लेन मिरर क्या होता है। प्लेन मिरर इज थिन फ्लैट एंड स्मूथ शीट ऑफ ग्लास विद अ शाइनी लेयर ऑफ सिल्वर ऑन अदर साइड। ऑन वन साइड एक तरफ शाइनी सरफेस लगा देते हैं, एक तरफ थिन प्लेन छोड़ देते हैं, ठीक है। द मिरर यूज टू सी द फेस इज अ प्लेन मिरर, जिससे हम लोग अपनी शक्ल देखते हैं, ठीक है। और अगला है आवर फेस इमेज फॉर्म्ड इन द प्लेन मिरर कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, इट कैन ओनली बी ऑब्जर्व्ड इन द मिरर। तो मिरर में ही हम लोग उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो द इमेज फॉर्म्ड इन द प्लेन मिरर इज एन एग्जाम्पल ऑफ वर्चुअल इमेज। अब एक बात बताइए हमको, जब आप अपनी शक्ल देखने जाते हो मिरर में, ठीक है, तो उस वक्त जो होता है क्या आपको कोई स्क्रीन पे इमेज मिलता है? नहीं मिलता है, स्क्रीन पे नहीं मिलता है। कहाँ मिलता है? तो वो मिरर के अंदर मिलता है, मिरर में मिलता है। तो वो जो इमेज मिलता है ना वो वर्चुअल इमेज होता है, ठीक है। तो वर्चुअल कहने का मतलब वो इमेजिनरी होगा या अनरियल इमेज होगा, एक्चुअल इमेज नहीं होगा वो। साइज ऑफ इमेज क्या होगा? साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड इन द मिरर इज जस्ट इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। प्लेन मिरर केस में साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू साइज ऑफ इमेज हो जाता है, ठीक है। द इमेज एंड ऑब्जेक्ट आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। अब जितने डिस्टेंस से आप खड़े हो, ये मिरर है तो आप यहाँ हो तो इमेज यहाँ बनेगा, सेम डिस्टेंस होगा, ये जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा, ठीक है।
बट एक चीज़ होता है, मिरर में इमेज की पोजीशनिंग चेंज हो जाती है। जैसे आपकी राइट हैंड होगी वो लेफ्ट हैंड की तरह बिहेव करेगी, आपकी जो लेफ्ट हैंड होगी वो राइट हैंड की तरह बिहेव करेगी। ठीक है, ये प्लेन मिरर का कंसेप्ट था। अब आगे बढ़ते हैं, प्लेन मिरर में देख लेते हैं, एक स्फेरिकल मिरर आती है। अब स्फेरिकल मिरर क्या होता है? स्फेरिकल मिरर जो होता है वो स्फेयर का पीस कट होता है, स्फेरिकल सरफेस का। ठीक है, जैसे मान लो ये एक हो गया, इसको आप कट कर दो हाफ से, तो एक ऐसा इमेज बन रहा है, एक ऐसा इमेज बन रहा है। तो एक बन रहा है कॉनकेव, एक बन रहा है कॉन्वेक्स। तो यही दो तरह का मिरर होता है स्फेयर में, स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो वही स्फेरिकल मिरर की बात कर लेते हैं। तो दो तरीके का होता है, एक होता है कॉनकेव, एक होता है कॉन्वेक्स। कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर हो गया। कॉनकेव मिरर होगा जिसमें रिफ्लेक्टिंग कॉनकेव सरफेस जो होगा वो केव की तरह होगा। ठीक है, जो अंदर की तरफ होगा, पॉलिश सरफेस बाहर की तरफ होगा। ठीक है, अब इसको देखो एग्जाम में जो होता है ना, मोस्टली इसके यूजेस पूछते हैं। तो इसको डेंटिस्ट यूज करते हैं एग्जामिनेशन में, हमारे हमारे दांत को चेक करने के लिए यूज करते हैं। इससे क्या होता है, हमारा जो टिथ का जो अंदर का केव शेप्ड होता है वो बिगर इमेज प्रोड्यूस करता है। और क्या होता है, कॉनकेव मिरर को यूज करते हैं हम लोग रिफ्लेक्टर की तरह, फॉर ऑब्टेनिंग अ शार्प बीम ऑफ लाइट इन टॉर्चेस, हेडलाइट्स एंड व्हीकल्स एंड सर्च लाइट। ठीक है, तो एक तरीके का रिफ्लेक्टर की तरह यूज करते हैं, जो जो फैलाता है लाइट को। और यूज कहाँ का करते हैं? शार्प बीम ऑफ लाइट के लिए, टॉर्चेस में, हेडलाइट में, व्हीकल्स में। ठीक है, कॉनकेव मिरर को ऐसे यूज करते हैं सेविंग मिरर कहते हैं, जिससे हम लोग अपने अपनी जो बियर्ड बनाते हैं उसमें यूज करते हैं। तो याद रखिएगा, ये एप्लीकेशंस बहुत पूछते हैं। एप्लीकेशंस ही मेजॉरिटी ऑफ टाइम आपको ऑप्टिक्स में पूछेगा, मेजॉरिटी ऑफ मिरर के लिए। अब कॉन्वेक्स मिरर पे आते हैं। कॉन्वेक्स में क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होगा वो कॉन्वेक्स का सरफेस होगा, पॉलिश सरफेस जो होगा वो केव के फॉर्म में होगा। ये पॉलिश सरफेस हो जाएगा केव वाले फॉर्म में। ठीक है, ये देखिए, ये रियर व्यू मिरर, इसको रियर व्यू साइड मिरर कहते हैं, जो व्हीकल में होता है। मतलब क्या होता है कि जो अगर हमको बहुत दूर दूर की ऑब्जेक्ट देखनी है ना, बहुत लंबा वाइड व्यू चाहिए ना, तो हम ये यूज़ करते हैं। जैसे क्या लिखा होता है ना कार के मिरर में, ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, मतलब जिस जो दिख रहा है उससे भी नज़दीक है वो। तो इसके लिए हम लोग कॉन्वेक्स मिरर यूज़ करते हैं। ठीक है, रियर व्यू मिरर। अब हम लोग आते हैं लेंस पे। देखिए, बहुत सारा कंसेप्ट उसमें बच जा रहा है, लेकिन जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना, 150 क्वेश्चन है अप्रॉक्स एमसीक्यू में, तो 150 क्वेश्चन जो होगा ना, उसमें हम लोग सारी की सारी कंसेप्ट को जान लेंगे, जो भी बच जाएगा कंसेप्ट। ठीक है, लेकिन मैं इतना डैम श्योर हूँ कि उसमें सारा क्वेश्चन आ जाएगा। अब हम लोग लेंस पे आते हैं। लेंस क्या है? लेंस एक होमोजेनस मीडियम है सराउंडेड बाय 2 कर्व्ड सरफेस और 1 कर्व्ड सरफेस अदर प्लेन सरफेस। सिंपल सी बात है, इस तरीके का शेप होगा लेंस का। ये दो तरीके का होता है, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस। सिंपल सा बात है। जब हम लोग कॉन्वेक्स लेंस की बात करें, कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? बीच में थिक होता है, बीच में थिकर होता है और सेंटर पे थीन होता है। सॉरी, थिक इन द सेंटर पे थिक होगा और कॉर्नर में थीन होगा। सिंपल सी बात है, इतना ज़्यादा नहीं वो करना है। बीच में थिक होगा और साइड में थीन होगा। ठीक है, इसी को कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस। अब देखते हैं, कॉन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस बिकॉज इट कन्वर्जेस द पैरेलल रेज ऑफ लाइट एट वन पॉइंट। तो आगे चलते हैं। देखिए, यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन और ये सब दिया नहीं है, और मैं अभी बताऊंगा भी नहीं। तो हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो इसको और एक्सप्लेन वे में समझेंगे कि मेरा कोई ऑब्जेक्ट है किसी मिरर या किसी लेंस के आगे में, तो उसकी इमेज फॉर्मेशन कहाँ बनेगी। इमेज मैं उसकी टेबल बता दूंगा आप लोगों को कि इमेज कहाँ बनेगी, किस तरीके की इमेज बनेगी, रियल बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, या फिर मैग्नीफाइंग इमेज बनेगी। जैसे हम लोग कोई ऑब्जेक्ट मान लो इन्फिनिटी पे रखे हैं तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, फोकल पे रखे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखे हैं तो कहाँ बनेगी, प्रिंसिपल एक्सिस पे रखे हैं तो कहाँ बनेगी। तो ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस है इमेज बनने का। ठीक है, तो अभी हम लोग उसको रहने देते हैं इमेज फॉर्मेशन, वो हम लोग देखेंगे आगे। ठीक है, और आई लेंसेस भी पढ़ना है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, जो मेडिकल कंडीशंस है आई से रिलेटेड वो भी पढ़ना है। तो वो सब चीज़ें हम लोग क्वेश्चन में देख लेंगे। ठीक है, तो देख लो। एक फिनोमिना स्कैटरिंग देख लेते हैं, बाकी लेंस, मिरर, जो भी फिनोमिनन्स हैं या फिर जो भी मेडिकल वो है उसको हम लोग क्वेश्चन के थ्रू ही देख लेंगे। स्कैटरिंग देखते हैं। स्कैटरिंग क्या है? स्कैटरिंग एक फिनोमिना है जहाँ पे क्या होता है, बीम ऑफ लाइट इज रीडायरेक्टेड टू इन मेनी डिफरेंट डायरेक्शन व्हेन इट इंटरेक्ट्स विद द पार्टिकल ऑफ मैटर। स्कैटरिंग क्या है? मान लो कि एटमॉस्फेयर में डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उस पर आके टकराया, टकराने के बाद लाइट क्या होता है, डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो जाता है, इसी को स्कैटरिंग कहते हैं। ठीक है, स्कैटरिंग कब ऑकर होता है? व्हेन पार्टिकल ऑफ लाइट इज फुल्ली एब्जॉर्ब्ड एंड देन इमिटेड। ठीक है, वाइल रिफ्लेक्शन इज व्हेन वेव पार्टिकल इज, देखिए रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जैसे आया और सीधे का सीधे
रिपीट हो गया, रिटर्न हो गया। बट स्कैटरिंग में क्या है, आया, वेव आया और एब्जॉर्ब हुआ उस पार्टिकल में, देन उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में वो हुआ, स्कैटर कर गया, ठीक है। जो स्काई का कलर है ना, जो ब्लू अपीयर होता है, वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण ही होता है, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना है कि लाइट का जो शॉर्टर वेवलेंथ है ना, वो शॉर्टर वेवलेंथ का लाइट ज़्यादा स्कैटर करता है लॉन्गर वेवलेंथ से, ठीक है। मैंने आपको बताया इक्वल टू एच सी वाई लेमडा से। तो ये था बेसिक, एकदम बेसिक ऑप्टिक्स का। लेकिन फिर भी अभी भी मैं बता रहा हूँ आपको कि बहुत सारा जो इमेज फॉर्मेशंस है, फिर हम लोगों को जो डिफरेंट डिफरेंट डिजीजेस पढ़ना है आइस रिलेटेड, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया, स्टिग्मेटिज्म, फिर कैटरैक्ट, ये सब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑप्टिक्स।